सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। हर साल नीट में बच्चों एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इस साल भी अगर नीट 2025 का क्वेश्चन तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद इसकी जो बेसिक प्रोसेस है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आखिर में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सेशन में एंड तक बने रहना बच्चों। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो आओ स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले बच्चों अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वर्ड है मेंस्ट्रुअल, ये कहाँ से आई है? मेंस्ट्रुअल वर्ड आया है ग्रीक वर्ड जिसे हम मेंसम कहते हैं एंड दैट मेंसम इज फॉर मून। तो मून के फेजेस में तुम्हें हर मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलती होंगी। तो मून का मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या लेना देना है? जैसे मून की फेजेस में तुमको हर मंथ में चेंजेस देखने को मिलती हैं, वैसे ही फीमेल की बॉडी में तुमको सेम हर मंथ में चेंजेस देखने को मिलती हैं। कहाँ? यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में बच्चों। फीमेल की बॉडी में आपको हर मंथ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसी चेंज को हम किस साइकिल के फॉर्म में पढ़ते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में। जब पहली बार किसी फीमेल की बॉडी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी पहली बार जब फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट स्टार्ट होती है बच्चों। उस फेज को हम कहते हैं मेनार्क। और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है ऑलमोस्ट अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, उस फेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक बच्चों एक फीमेल की अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ चलती है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों 4 फेजेस होते हैं। चारों फेजेस का अगर मैं तुम्हें नाम बताऊं तो पहले फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, दूसरे फेज का नाम है फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरे फेज का नाम है ओव्यूलेटरी फेज। आखिरी फेज है हमारा ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। तुम्हें हर फेजेस के 2 नाम देखने को मिल रहे होंगे। हर नाम के पीछे का कॉन्सेप्ट अलग है बच्चों। अगर कोई नाम है, जैसे मैंने बोला फॉलिक्यूलर फेज, तो फॉलिक्यूलर फेज मैं ओवरी के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। जैसे मैंने बोला प्रोलिफरेटिव फेज, तो प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम शुरुआत करें बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में क्या है? तो इट इज दी, याद रखोगे, इट इज दी साइक्लिक प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि इट इज साइक्लिक प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ। किसके शेडिंग ऑफ की हम बात करते हैं? कौन से लेयर की बात होगी? तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियम की हम बात करते हैं। क्या सिर्फ शेडिंग ऑफ की बात होगी? नो। शेडिंग ऑफ के साथ साथ बच्चों अगर हमने एंडोमेट्रियम के शेडिंग ऑफ की बात की है तो इट विल बी फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन, यानी फॉलोड बाय इट्स रीजेनरेशन। सिर्फ शेडिंग ऑफ की बात नहीं होगी, साथ ही साथ हम उस एंडोमेट्रियम को रीजनरेट या प्रोलिफरेट होता हुआ भी देखेंगे। तो फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन, इसी प्रोसेस को मैंने क्या कहा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा। मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर टूटी फिर बनी, फिर टूटी फिर बनी, और इसकी वजह से जो फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं हार्मोनल चेंजेस के बारे में हम इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के में पढ़ेंगे बच्चों। ड्यूरेशन क्या रहेगी? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन उन्होंने दे रखा है, एनसीईआरटी में उन्होंने ड्यूरेशन दे रखा है 28 to 29 डेज। बट हम एवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम इट कुड बी फॉर 28 डेज और मैक्सिमम ड्यूरेशन रह सकती है बच्चों 32 डेज की, यानी 28 से 32 दिनों की ये साइकिल चलती है। इट विल वैरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। मेनार्क अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज मेनार्क। तो पहली बार जब पीरियड्स आए किसी फीमेल में, इसी फेज को हमने क्या बोला?
मेनार्क बोला बच्चों, तो यहां मैंने लिखा फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एनी फीमेल। इसे हमने बोला मेनार्क। मेनोपॉज फिर किसे बोलेंगे मैम? तो मेनोपॉज मैंने बोला कि जब परमानेंट स्टॉपेज हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो इस कंडीशन को हमने बोला मेनोपॉज। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एज कितनी रहेगी इस टाइम पे? अराउंड 50 ईयर्स। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि क्या ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर तरीके की फीमेल में देखने को मिलेगी? क्या हर तरीके की फीमेल मैमल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होता हुआ दिखेगा? तो द आंसर इज नो। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट फीमेल में देखने को मिलती है, यानी जितनी भी प्राइमेट फीमेल्स होंगी लाइक एप्स, मंकीज, ह्यूमंस, तो जितनी भी ऑर्डर प्राइमेटा वाली फीमेल्स होंगी उनमें आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। फिर जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होंगी उनमें कौन सी साइकिल चलती है? उनमें चलती है बच्चों ईस्ट्रस साइकिल। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में हमें कौन सी साइकिल रीड करनी है? दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखनी होगी कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चलो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट अकर्स इन द प्राइमेट फीमेल्स। किस में देखने को मिल रही है? प्राइमेट फीमेल्स में देखने को मिल रही है, यानी प्राइमेट मैमल्स में देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देयर आर एप्स, मंकीज, ह्यूमंस एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू दी फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर फेज में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फेजेस से। जैसे तुमको मैंने पहली फेज का नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहली फेज का नाम हमने डिस्कस किया बच्चों, इट वॉज दी मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। क्या बोला हमने उसे? मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। तो ये जो मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज चल रही है, एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज किस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है? ये जो मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज है ये हम यूट्रस की एंडोमेट्रियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस टाइम पे एंडोमेट्रियम की लेयर शेड ऑफ हो रही होगी, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होकर रिलीज हो रहे होंगे, उसमें से ब्लड रिलीज हो रही होगी बच्चों। इसके पीछे का रीजन क्या है कि पिछले साइकिल की जो कॉर्पस ल्यूटियम थी, याद करो पिछले साइकिल में जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी वो कंप्लीटली रिग्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो गया था। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो फिर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाली हार्मोन भी नहीं रहेगी। तुम जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन विच मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। तो प्रोजेस्टेरॉन कम, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, एंडोमेट्रियम लेयर की शेड ऑफ होगी। इसी फेज को हमने मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज बोला है। इसको हम रीड करेंगे बच्चों डायग्राम के फॉर्म में। एनसीईआरटी ने एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें चारों इवेंट्स डिटेल में डिस्कस हुई है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है बच्चों फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर या इसी को हम यूट्रस के रिस्पेक्ट में कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसी को यूट्रस के रिस्पेक्ट में हमने क्या बोला? प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरी फेज का नाम है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, और इसी टाइम पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी बच्चों। ओव्यूलेशन की प्रोसेस तुम जानते हो, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। हम देखेंगे कि आखिर ये ओव्यूलेशन कैसे हो रही है। आखिरी फेज का नाम है बच्चों ल्यूटियल फेज। क्या बोला हमने इसको? ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज।
ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। और इस फेज की खास बात ये है बच्चों, इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी ड्यूरेशन फिक्स्ड रहती है। यहां मैंने लिखा फिक्स्ड ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन। और इस फिक्स ड्यूरेशन वाले कॉन्सेप्ट से कई बार सवाल पूछे गए हैं बच्चों। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है जिसमें तुमसे एग्जैक्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने को पूछा जाएगा अगर नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हें पता हो, है ना। तो मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज लगभग 3 to 5 डेज की रहती है बच्चों। इट ऑल्सो वैरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, यानी ये भी वैरी कर सकती है, ये भी वैरी कर सकती है। ओव्यूलेटरी डे तो वैरी करता ही है। कौन सी फेज फिक्स्ड रहेगी तुम्हें याद रखना है, चारों में से ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज फिक्स्ड है। चारों फेजेस के नाम तुम्हें याद हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक डायग्राम की तरफ। ओके, एक डायग्राम मैं तुमको सिखाऊंगी बच्चों। उस डायग्राम को अगर तुम ध्यान से समझ गए तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। तो देखो, इसको मैंने 4 इवेंट्स में डिवाइड किया है बच्चों। यानी हम इस डायग्राम में हमारी बॉडी में चल रही 4 अलग अलग इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप मोस्ट लेवल पे हम डिस्कस करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का लेवल इस टाइम पे कैसा होगा। यानी वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। फिर पैरेलली हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों कि ओवरी में कौन सी इवेंट्स चल रही होंगी। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओवरी के हॉर्मोन्स की लेवल इस टाइम पे कितनी होगी। सो वी विल डिस्कस अबाउट ओवरी हॉर्मोन्स। एंड लास्टली, ये जो लास्ट वाली कॉलम है बच्चों, यहां हम डिस्कस करेंगे कि यूटेरस में कौन कौन सी इवेंट्स चल रही हैं, यानी यूटेराइन इवेंट्स यहां पर कैसे बिलोंग कर रही हैं। दिस वी विल डिस्कस हियर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले देखो, मैंने ना यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सिग्निफाई कर लेना है। ये मान लो मैंने डे 1 बनाया, ये डे 1 बनाया बच्चों, और यहाँ मैंने कंसिडर करी है कि मान लो 28 डेज की साइकिल है। तो अगर ये डे 1 है, ये 28 डेज की साइकिल है, तो ये जो बीच की ड्यूरेशन होगी ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 14th डे। इसको मार्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 14th डे को मैं अभी थोड़ी देर में डे ऑफ ओव्यूलेशन मार्क करूंगी बच्चों। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये हो गया हमारा सेंट्रल ओव्यूलेटरी डे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पिट्यूटरी हार्मोन से, लाइक दिस। तो देखो, 2 पिट्यूटरी हार्मोन्स की हम बात करेंगे। पहला है LH, दूसरा है FSH। तो इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, सबसे पहले हमारी जो फेज है, ये फेज कौन सी होगी, यानी 1st से 5th डे को मैंने बोला मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इस टाइम पे ब्लीडिंग चल रही होगी बच्चों। इसी फेज को हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज बोलेंगे। 1st से 5th डे को मैंने मार्क किया है। देखो, 1st से 5th डे के टाइम पे FSH भी कम होगी और LH भी कम होगी। मैम, इनमें से FSH कौन सी है, LH कौन सी है? ग्रीन वाली LH है बच्चों, पिंक वाली FSH है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टाइम पे जो पिछले साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी वो कंप्लीटली रिग्रेस हो चुकी है। तो अब उसके रिग्रेशन की वजह से एस्ट्रोजन भी कम, प्रोजेस्टेरॉन भी कम। तो क्या एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो एंडोमेट्रियम को मैंने देखो शेड ऑफ होता हुआ दिखा दिया। ये हमने देखा एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ। इस टाइम पे मैम एस्ट्रोजन भी कम है और प्रोजेस्टेरॉन भी कम है। तो ये देखो, ये एस्ट्रोजन है बच्चों, और ये दूसरा वाला हार्मोन हो गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान से देखना लेवल, ये जो ग्राफ है इसमें तुमको हार्मोन्स का पीक कब कम ज्यादा हो रहा है ये बड़े ध्यान से समझना होगा। ओके, तो मैम एस्ट्रोजन भी कम और प्रोजेस्टेरॉन भी कम। ये पी हमारा प्रोजेस्टेरॉन है और ई से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, एस्ट्रोजन। दिस इज द एस्ट्रोजन। ये हो गई हमारे मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज की कहानी। अब कहानी आगे बढ़ेगी, मेंस्ट्रुअल फेज तक तो रुकी नहीं रहेगी बच्चों। मान लो ये 6th डे है हमारा और ये हो गई 13th डे।
तो इस फेज को हमने क्या बोला, इस फेज को हमने बोला बच्चों फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। अब ध्यान से सुनना, फॉलिक्यूलर फेज हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? फॉलिक्यूलर फेज हम ओवरी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओवरी में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चल रही होगी ड्यू टू दी एफएसएच, जो कहाँ से आएगा? इस एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा बच्चों। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आएगी, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी ओवरी के रिस्पेक्ट में हमने फेज को बोल दिया फॉलिक्यूलर। तो फिर प्रोलिफरेटिव वर्ड क्यों बोला बच्चों? तुम जानते हो कि डेवलपिंग फॉलिकल्स अपनी डेवलपमेंट के दौरान इस्ट्रोजन रिलीज करती है, और इस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फेज के दौरान जो हमारी यूटरस होगी, यानी उसमें जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट या रीजनरेट हो रही होगी ड्यू टू दी इस्ट्रोजन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे यूटेराइन डेवलपमेंट की, ओवरी में चल रही फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करें, तो मान लो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, और ये मैंने बना दिया मैच्योर फॉलिकल बच्चों। तो इस तरीके से क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी फॉलिकल, दिस इज मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं बच्चों। ध्यान से सुनना, ये जो सारी इवेंट हुई ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में चल रही है? एफएसएच के इवेंट में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। साथ ही साथ यहाँ एलएच का भी लेवल बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे ही इस्ट्रोजन आया है बच्चों, इस्ट्रोजन एक ऐसी हार्मोन है जो अपनी ताकत के हिसाब से काम करती है। ध्यान से सुनना, जब भी इस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी इस्ट्रोजन अपने हाई लेवल पे होगी, तो ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब इस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी इसकी ताकत भी कम हो गई, तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगी किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो ध्यान रखना, डेवलपिंग फॉलिकल्स ने रिलीज की इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन ने क्या किया? पॉजिटिव फीडबैक भेजा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। बदले में एफएसएच भी ज्यादा और एलएच भी ज्यादा। तो अब एफएसएच भी बढ़ता जाएगा और एलएच भी बढ़ता जाएगा बच्चों। धीरे धीरे तुमको एफएसएच भी बढ़ता हुआ दिखेगा और ये एलएच भी बढ़ता हुआ दिखेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनोगे। और ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चल रही है बच्चों। एक मेन रीजन मैं यहाँ पॉइंट आउट कर देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि भाई मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज किसके इन्फ्लुएंस में हुई थी? तो ड्यू टू दी डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम था। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो थी, दैट वाज प्रीवियस साइकिल की कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो चुकी थी। तो ये रीजन भी तुम्हें याद रखना है। ओके, चलिए दूसरी बात, अब क्या हुआ मैम? डेवलपिंग फॉलिकल्स ने इस्ट्रोजन भी तो रिलीज किया था, तो धीरे धीरे इस्ट्रोजन का लेवल तुम्हें बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये देखो धीरे धीरे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। प्रोजेस्टेरॉन के साथ कुछ नहीं होगा, अभी बेचारा प्रोजेस्टेरॉन वैसे का वैसा ही इंतजार करेगा। प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने का टाइम भी आएगा बच्चों। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन अभी वैसे इंतजार करेगा, इसकी लेवल अभी सेम टू सेम रहेगी। इट विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि एक टाइम ऐसा आया है जहाँ एफएसएच भी अपनी पीक पे है और एलएच भी अपनी पीक पे है। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन ऐसा होता है बच्चों। लगभग 13th डे पर एफएसएच भी अपनी पीक पे होगा और एलएच भी अपनी पीक पे होगा। एलएच जब अपनी पीक पे है, इस पॉइंट को तुम बोलोगे एलएच सर्ज, और इसी एलएच सर्ज की वजह से इंपॉर्टेंट इवेंट चलेगी। कौन सी वाली? ओव्यूलेशन वाली। यानी अगर तुमसे पूछ लिया गया विच ऑफ द हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, आंसर क्या दोगे? एलएच सर्ज दोगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब एलएच में इंक्रीमेंट की वजह से हमारी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर चुकी है, और रप्चरिंग की वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर आ चुका है। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? ओव्यूलेशन।
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओव्यूलेशन जो 14th डे पे हुई है। जरूरी नहीं है हमेशा 14th डे पे ओव्यूलेशन हो, 28 डेज की साइकिल है तब 14 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ है बच्चों। अगर ये नंबर ऑफ डेज वैरी करेंगे, डे ऑफ ओव्यूलेशन भी 14th नहीं रहेगा, इट विल वैरी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। हमने 28 डेज वाला एग्जाम्पल लिया है तो उसके हिसाब से 14th डे पे ओव्यूलेशन चलनी है। ओके मैम, ओव्यूलेशन करा दिया हमने, सेकेंडरी ओसाइट की रिलीज भी करा दी। अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा? अब तुम जानते हो कि ओव्यूलेशन के बाद क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे ही मेंटेन रहेगी? नहीं, अब इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में। उसी स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम। तुम्हें याद आ रहा होगा कि अब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनती है बच्चों, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है दो चीजें रिलीज करती है, याद रखना, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि फॉलिकुलर फेज जो है, ये फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किसकी वजह से हुई? तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड एफएसएच। और इसने बदले में इन डेवलपिंग फॉलिकल्स ने बदले में इस्ट्रोजन रिलीज की थी हाई अमाउंट में। तो धीरे धीरे हमारी यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो धीरे धीरे प्रोलिफरेट होना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि एस्ट्रोजन अपनी हाई लेवल पे कैसी फीडबैक देती है? पॉजिटिव फीडबैक। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एफएसएच भी ज्यादा, एलएच भी ज्यादा। चलिए अब वापस आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की तरफ बच्चों। ये कॉर्पस ल्यूटियम दो चीजें रिलीज करती है, ध्यान से सुनना। एक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, दूसरा एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में रिलीज होगी, एस्ट्रोजन लो अमाउंट में रिलीज होगी। एस्ट्रोजन की कहानी अभी तुम्हें मैंने सुनाई, हाई लेवल पे पॉजिटिव फीडबैक, लो लेवल पे नेगेटिव फीडबैक। तो अब ये दोनों मिलकर, यानी एस्ट्रोजन की ताकत कम, पॉजिटिव फीडबैक भेजने की ताकत कम, तो अब ये एस्ट्रोजन और हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर कैसी फीडबैक भेजेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को? नेगेटिव फीडबैक। तो धीरे धीरे एफएसएच और एलएच का लेवल भी कम होता जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या ये नेगेटिव फीडबैक सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को जाती होगी बच्चों? नहीं, हाइपोथैलेमस को भी जाती है। बट हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल, एस्ट्रोजन का घटा हुआ लेवल अब कैसी फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को? नेगेटिव फीडबैक। तो धीरे धीरे एलएच भी कम और धीरे धीरे एफएसएच भी कम। ध्यान से सुनना, यानी धीरे धीरे मैम एलएच का लेवल भी कम हो गया, एफएसएच का लेवल भी कम हो गया। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम थी ये अब धीरे धीरे रिग्रेस होती जाएगी। इस टाइम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होगी कि मैम प्रोजेस्टेरॉन पहली बार आई है, तो प्रोजेस्टेरॉन की हमें यहाँ पहली बार पीक देखने को मिलेगी। प्रोजेस्टेरॉन की हमें पीक देखने को मिली जब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुकी है। लगभग ये पीक तुमको 21st डे पे देखने को मिलती है, याद रखना। क्या एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल, एस्ट्रोजन की भी लेवल यहाँ पे ज्यादा होगी बच्चों, ध्यान से सुनोगे। यानी एस्ट्रोजन भी तुमको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसने अपने बनने के दरमियान में एस्ट्रोजन भी रिलीज किया है। लेकिन क्या ये एस्ट्रोजन अपनी पहली वाली पीक से छोटी होगी या ज्यादा होगी? अपनी पहली पीक से ये छोटी होगी बच्चों। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सी ऐसी हार्मोन है जिसकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 पीक्स देखने को मिलती है, जवाब क्या दोगे? एस्ट्रोजन। कौन सी ऐसी हार्मोन है जिसकी पूरी साइकिल में एक ही पीक देखने को मिलती है, जवाब दोगे? एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन। तुम देख सकते हो एफएसएच की पीक एक है, एलएच की पीक एक है, एस्ट्रोजन की 2 पीक्स देखने को मिल रही है, फिर प्रोजेस्टेरॉन की एक पीक देखने को मिल रही है। ओके, इसको मान लो मैंने 21st यहाँ कंसिडर किया बच्चों, इफ दिस इज द 21st डे। अब क्या ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही मेंटेन रहेगी? नहीं, इस कॉर्पस ल्यूटियम को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों। ये कॉर्पस ल्यूटियम अब धीरे धीरे रिग्रेस होता जाएगा। तो यहां मैंने लिखा रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम।
और वापस से कॉर्पस ल्यूटियम वापस से रिग्रेस हो चुकी है बच्चों। तो वापस से अब क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा हुई थी, एस्ट्रोजन भी आई थी, इसकी वजह से हमारी जो तीसरी फेज़ है, इनफैक्ट हमारी जो चौथी फेज़ है, उस फेज़ का नाम हमने क्या बोला, ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज। तो इस टाइम पे हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसे ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी बनाया जा रहा होगा। ये काम किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा, सुनना ध्यान से, ये काम होगा प्रोजेस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस में। तो मैंने यहाँ पर लिखा the increased level of progesterone is responsible for maintaining the secretory and glandular nature of endometrium। तो 14th डे को अगर मैंने ओव्यूलेटरी फेज कहा है बच्चों, तो 15th से 28th डे तक की कहानी ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज की चलेगी। अच्छा, अगर मैंने तुमसे पूछा कि ल्यूटियल फेज किसके रिस्पेक्ट में बोला, तो जवाब दोगे ओवरी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बन रही है, ओवरी में बन रही है। अगर मैंने तुमसे पूछा सिक्रीटरी फेज किसके रिस्पेक्ट में बोला, तो जवाब दोगे कि यूट्रस के रिस्पेक्ट में हमने सिक्रीटरी फेज बोला है, क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो धीरे धीरे सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक बार फिर से हमने जहां से कहानी शुरू की थी हम उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमने इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जिस पॉइंट से आपने शुरुआत की थी आप फाइनली उसी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए, अब ये सारी चीज़ें तुम सीख चुके हो बच्चों। अब हम ना एक बार एनसीईआरटी वाला डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी ने आखिर इन सारी इवेंट्स को कैसे समझाया है। तो देखो, एनसीईआरटी ने बिल्कुल उन्हीं 4 फेजेस में बात करी है। अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट सेगमेंट में इन्होंने पिट्यूटरी के हार्मोन्स को बताया है, एफएसएच और एलएच की वेरिएशन दिखाई है। फिर ओवेरियन इवेंट्स में फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और कॉर्पस ल्यूटियम का बनना दिखाया है। फिर तुमको ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल दिखाया गया है कि ये एस्ट्रोजन है और ये प्रोजेस्टेरॉन है। तुम देख सकते हो एस्ट्रोजन की तुमको 1 और 2 पीक देखने को मिल रही है, प्रोजेस्टेरॉन की सिर्फ 1 पीक बन रही है। ओके, याद रखना लगभग 21st डे पे ऐसा होगा। फिर देखो यूटेराइन इवेंट्स में इन्होंने एंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग ऑफ, उसके बाद प्रोलिफरेशन, ठीक साथ ही साथ उसकी सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर नेचर को दिखाया है बच्चों, ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट को दिखाया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे पूछा जाए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही एंडोमेट्रियम पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के काम करने का तरीका सेम है या डिफरेंट है, तो याद रखना दोनों के काम करने का तरीका अलग है बच्चों। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करती है, ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ओके, यानी थिक बनाती है उसको। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर बनाती है। प्रोजेस्टेरॉन हमेशा उसी थिकेंड एंडोमेट्रियम पे काम कर पाएगा जिसको थिक बनाने का काम किसने किया, एस्ट्रोजन ने। तो प्रोजेस्टेरॉन शुड बी थैंकफुल टू एस्ट्रोजन कि उसने एंडोमेट्रियम को इतना थिक बनाया कि अब प्रोजेस्टेरॉन उसको सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर बना पा रही है। दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम पे काम कर रहे हैं बच्चों, बट काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सीख ली किसकी, सारी इवेंट्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रही है। ओके, अब देखो एक एक करके ना मैंने हर सेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तुम मुझे इस डायग्राम में देखकर बताओ कि ये जो रेड वाली लाइन है ये किस हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रही है और ब्लू वाली लाइन किस हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से देखकर बताओ। मैंने तुमको बताया कि एफएसएच और एलएच दोनों ही अपनी पीक पे जाते हैं, लेकिन किसकी पीक ज़्यादा होती है, एलएच की। तो ब्लू वाली जो लाइन है ये एलएच को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड वाली जो लाइन है ये एफएसएच को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये दोनों ही हार्मोन्स किसके हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। तो दिस इज द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ ओवेरियन इवेंट्स और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स को दिखाया गया है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ओके, सबसे पहले देखो ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट दिखाई गई है तुम्हें, इस पॉइंट पे तुम्हें ओव्यूलेशन दिखाया गया है।
तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान फॉलिकल्स के पास जो थीका इंटरना की लेयर है ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रही होगी। धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। ब्लू वाली लाइन एस्ट्रोजन रिप्रेजेंट कर रही है। और सबसे आसान तरीका है बच्चों, तुम्हें जिस हार्मोन की दो पीक दिख रही है वो कौन सी हार्मोन होगी? एस्ट्रोजन। जिस हार्मोन की तुमको एक पीक दिख रही है वो कौन सी हार्मोन होगी? प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो रेड वाली हार्मोन कौन सी हो गई? प्रोजेस्टेरॉन। इसकी पीक तुमको कब दिखेगी? जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। ये स्ट्रक्चर कौन सी है हमारी? कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना है आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल की पीक देखने को मिली है। और ये दूसरी ब्लू वाली पीक एस्ट्रोजन की है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाता, साथ में लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखो इन्होंने लास्ट में यूटेराइन इवेंट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले अगर फर्स्ट से फिफ्थ डे की बात की जाए तो मान लो इस फर्स्ट से फिफ्थ डे को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? दिस इज द ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद ऑलमोस्ट सिक्स्थ से लेकर 14th डे को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? ये फॉलिक्यूलर, क्योंकि इस टाइम पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चल रही होगी। कहाँ पर? ओवरी में। इसी टाइम पे यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लेयर प्रोलिफरेट हो रही होगी, तो इसको हमने बोला प्रोलिफरेटिव फेज। तो दूसरी फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाली जो 14th डे वाली फेज है बच्चों, इसको हमने तीसरी फेज बोली थी। इट वॉज दी ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें LH सर्ज की मेन सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिली थी बच्चों। डे ऑफ ओव्यूलेशन भी हम मार्क कर सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें 15th से लेकर लगभग 28th डे तक अगर बात की जाए बच्चों, ओके 1 सेकेंड, 15 से 28th डे तक अगर बात की जाए तो इसे हमने क्या बोला? ल्यूटियल फेज। किसके रिस्पेक्ट में? ओवरी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बनेगी? ओवरी में। और सिक्रीटरी फेज किसके रिस्पेक्ट में बोला बच्चों? सिक्रीटरी फेज हमने बोल दिया यूट्रस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी बनाता जा रहा है। इसी तरीके से हमने चारों फेजेस कवर कर लिए हैं। ये हमारा चौथा फेज था बच्चों। तो ये डायग्राम अगर तुम्हें क्लियर है, तुम लेबल कर पा रहे हो अगर ये डायग्राम्स, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी कॉन्सेप्ट्स सीख गए हो तुम। अब कर लेते बच्चों कुछ क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हर साल नीट एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। पहली स्टेटमेंट है कि इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अभी जस्ट मैंने तुमसे डिस्कस किया कि प्राइमेट मैमल्स में चलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट मैमल्स में चलेगी ईस्ट्रस साइकिल। तुमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। चलो बी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है मेनार्क कहते हैं उस पॉइंट को। सो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन है बच्चों, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों जो एनसीईआरटी में आखिर में बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जहां डिस्कस किया है उस डे। ओके, तो उसमें लिखा है बच्चों कि सारी इवेंट्स जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में चल रही इवेंट है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रुक जाती है। तो एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी इवेंट स्टॉप हो गई किसी फीमेल में तो उसका एक सीधा साधा रीजन प्रेगनेंसी ही हो। उसके अलावे भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि पुअर हेल्थ, जैसे कि बैलेंस डाइट का इंटेक ना करना अपनी लाइफ में। Okay, so there are certain factors which could lead to the stoppage of events of menstrual cycle. ठीक है, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि lack of menstrual cycle may indicate the absence of the presence of pregnancy, यानी it may be indicative of pregnancy.
तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, याद रखना। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट स्टॉप हो रही है द रीज़न इज़ प्रेगनेंसी। उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ओके, बैलेंस डाइट का अपनी लाइफ में इनटेक ना करना, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तुमको सही लग रही है क्या? यस, ये भी सही है। इट मे बी इंडिकेटिव, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑलवेज बट इट कुड बी पॉसिबल कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो सी स्टेटमेंट हमारा सही है। चलो डी की तरफ चलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों। मेनार्क से शुरू हुई लगभग 10 से 12 साल की उम्र से और लास्टली मेनोपॉज पे ख़त्म हो गई, जिसको मैंने बोला अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज तक की एज लिमिट होती है बच्चों। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट तुम्हें चूज करना है। तीन स्टेटमेंट तुमको सही दिख रहे हैं, ए, सी और डी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। कॉलम ए में कुछ फेजेस दी हुई है, कॉलम 2 में उससे रिलेटेड इवेंट्स है। तो बताओ प्रोलिफरेटिव फेज किस फेज का दूसरा नाम है? फॉलिक्यूलर फेज का। प्रोलिफरेटिव हमने यूट्रस के रिस्पेक्ट में बोला, फॉलिक्यूलर हमने ओवरी के रिस्पेक्ट में बोला। ओके, सिक्रीटरी फेज ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम है बच्चों। फिर मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रेजेंट इन दी यूट्रस। आओ मैच करते हैं। ए का 2 दिख रहा है हमें सही, बी का 3 दिख रहा है और सी का 1 दिख रहा है बच्चों। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों कि नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज पे नए फॉलिकल्स की डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? तो तुम मुझे बताओ कि उस टाइम पे FSH और LH का लेवल बहुत कम होता है। तो अगर FSH ही नहीं है तो क्या फॉलिकल्स बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी बच्चों। आओ ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन दी ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। ऐसा तो नहीं है, फॉलिकल्स तो ओवरी में ही रहते बच्चों। दूसरे FSH लेवल्स आर हाई इन दिस फेज। नो, दिस इज रॉन्ग। LH लेवल्स आर हाई, ये भी गलत है बच्चों। दोनों ही हॉर्मोन्स का लेवल कम होता है। फिर तीसरा है बोथ FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा हमारा सही बच्चों। तुमसे यही पूछा गया है कि ल्यूटियल फेज में नई फॉलिकल्स क्यों नहीं बनती। इस टाइम पे नेगेटिव फीडबैक जाती है जिसकी वजह से FSH और LH का लेवल कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। ये तो नीट 2025 का ही सवाल है बच्चों। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनार्क। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे सेशन को हम करते हैं एंड बच्चों। ऐसे ही सेशन में एंड तक बने रहो और अगर तुम चाहते हो कि जो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हें टफ लगते हैं, उन टफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो आती जाए तो सेशन को करते जाओ लाइक। कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस किस पर्टिकुलर टॉपिक की चाहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।